अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जेरंड इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक एंट्री टेस्ट या दीगर इंग्लिश जो टेस्ट होते हैं उसमें किसी न किसी शक्ल में आ सकता है, तो लिहाजा इसका समझना ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया है, वो पढ़ लेते हैं कि अ वर्ब फॉलोड बाय अनदर एक्शन मस्ट टेक अ जेरंड। जेरंड हम बेसिकली कहते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म को, जो एज ए नाउन हम उसको यूज़ करते हैं मोस्टली। और इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि जब हम सब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को टू के साथ इस्तेमाल करते हैं तो वो कहलाता है इन्फिनेटिव। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जो बेयर इन्फिनेटिव वाला जिक्र हमने किया है वो आखिर में हम उसको डिस्कस करेंगे। जो बेसिक इसका जो टॉपिक है वो है जेरंड और इन्फिनेटिव का, कि जब हम किसी सेंटेंस में एक वर्ब को यूज़ करें और उसके साथ कोई और एक्शन आगे हम एक्सप्रेस करना चाहें तो उसमें हम या तो आईएनजी के साथ उसको करते हैं या फिर टू लगाकर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। जैसे यहाँ दो सेंटेंसेज हैं, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट सेंटेंस इज़ आई अवॉइड मेकिंग सच कॉमेंट्स। अब अवॉइड ये वर्ब है और उसके साथ हमने दूसरा एक एक्शन बताना चाहा तो उसको हमने जेरंड यानी आईएनजी के साथ यूज़ किया। क्यों किया है, उसकी वजह यह है कि अवॉइड उन वर्ब्स में से है कि जिसके बाद हम सेकंड जब एक्शन बताना होता है तो उसको हम जेरंड के साथ यूज़ करते हैं, ये रूल है। सेकंड सेंटेंस है कि आई वांट टू स्टार्ट अ बिज़नेस। अब वांट इज़ अ वर्ब, उसके साथ हमने दूसरा एक्शन जोड़ना था, बताना था, तो हमने उसको फिर इन्फिनेटिव के साथ लिया। वांट इज़ अ वर्ब कि जिसके साथ हम हमेशा इन्फिनेटिव वर्ब यूज़ करते हैं। तो इस तरह से नहीं हो सकता कि आई वांट स्टार्टिंग अ बिज़नेस, तो आई वांट टू स्टार्ट अ बिज़नेस। यहाँ कुछ वर्ब्स दिए गए हैं जो हमेशा जेरंड के साथ यूज़ किए जाते हैं। इस तरह के और भी बहुत से वर्ड्स हैं, ये लिस्ट आपको इजीली नेट के ऊपर अवेलेबल है। यहाँ कुछ मैंने दिए हैं जो कॉमनली यूज़ होते हैं जिनके साथ हम जेरंड को यूज़ करते हैं। तो जैसे है अवॉइड, डिनाई, ड्रेड, फिनिश, परमिट वगैरह। तो ये कुछ वर्ब्स हैं कि जिनके साथ हमने अगर दूसरा कोई एक्शन बताना है तो हम उसको जेरंड यानी आईएनजी के साथ यूज़ करेंगे। यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि आई फियर लूजिंग माई बेस्ट फ्रेंड। तो आई फियर टू लूज़ नहीं होगा बल्कि आई फियर लूजिंग। इसी तरह एक और सेंटेंस है कि ही इवेडेड आंसरिंग अ क्रूशल क्वेश्चन। इवेड का मतलब अवॉइड करने के सेंस में ही होता है, तो इवेड भी वो वर्ब है जिसमें हम जेरंड लगाएंगे। और एक दो एग्जांपल्स हैं कि वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो। वुड यू माइंड टू ओपन यहाँ नहीं होगा, ओपनिंग द विंडो। तो माइंड उन वर्ब्स में से है कि जिसके साथ हम जेरंड यूज़ करते हैं। एक और सेंटेंस है कि ही कुडंट रेजिस्ट अनपैकिंग द बॉक्स। तो रेजिस्ट इज़ वन ऑफ द वर्ब्स जिसके साथ हम जेरंड को यूज़ करते हैं। जेरंड के और भी बहुत से यूजेस हैं, यहाँ आपको एक लिस्ट दी गई है जिसमें आपको मुख्तलिफ तरह से जेरंड को यूज़ करके बताया गया है। अ जेरंड इज़ यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन, कि जब कोई प्रपोजिशन हो उसके आगे हमने कोई वर्ब यूज़ करना है तो वो आईएनजी फॉर्म में आएगा यानी जेरंड फॉर्म में। जैसे पॉल इंसिस्टेड ऑन रीचिंग देयर। ठीक है, इंसिस्टेड टू रीच नहीं है, इंसिस्ट के साथ ऑन आता है और जब ऑन आएगा तो हम अगला जो वर्ब यूज़ करेंगे वो आईएनजी के साथ करेंगे। इसी तरह एक और सेंटेंस है आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग देयर। तो इन प्रपोजिशन है, उसके बाद हमने वर्ब लगाना था तो उसको हमने आईएनजी के साथ किया। इसी तरह आगे है कि एज ए सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, कि बाज़ दफ़ा जेरंड एज ए सब्जेक्ट यूज़ होता है। तो राइटिंग वॉज हर टैलेंट, गोइंग ऑन हॉलीडे मेक्स मी नर्वस। तो गोइंग ऑन हॉलीडे एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, ये राइटिंग यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। एक और पॉइंट इसमें है कि आफ्टर अ पॉसेसिव प्रोनाउन, ये हम प्रोनाउन वाले टॉपिक में भी इसको कवर कर चुके हैं। वही पॉइंट यहाँ आया है कि जब हम कोई पॉसेसिव केस यूज़ करें और उसके बाद हमने जब वर्ड फॉर्म लगानी हो तो वो आईएनजी के साथ लेंगे। जैसे डू यू माइंड माई सिटिंग हियर, डू यू माइंड मी सिटिंग यूज़ हो सकता है लेकिन ये इनफॉर्मल कहलाएगा। जब हम टेस्ट सिनेरियो में इन चीज़ों को देखेंगे तो हमें फॉर्मल ग्रामर को फॉलो करना ज़रूरी होता है, तो लिहाजा फॉर्मली देखा जाए तो माई सिटिंग इज़ द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट इसमें है एज अ सिंपल एक्शन, कि जब हम कोई सिंपल एक्शन बताएं कि इट वाज नाइस मीटिंग यू, इट्स फन शॉपिंग हेयर। और परफेक्ट टेंस में हम इसको यूज़ करें तो आई रिग्रेट नॉट हैविंग। तो रिग्रेट वो वर्ब है जो हम जेरंड के साथ यूज़ करते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस में नॉट हैविंग कर दिया इसको। आई रिग्रेट नॉट हैविंग लर्न द लैंग्वेज। इन सिंपल पैसिव, ही इज़ सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग इन्वॉल्व इन क्राइम। आई अवॉइडेड बीइंग सीन, तो अवॉइडेड और सस्पेक्टेड ऑफ के साथ ऑफ प्रपोजिशन है तो इसको आईएनजी लिया। इसी तरीके से अवॉइडेड जो वो वर्ब है जिसके साथ हम जेरंड यूज़ करते हैं तो बीइंग इसलिए लिया। एक और इसका यूज़ है परफेक्ट पैसिव के अंदर कि ही वाज सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग बीन इन्वॉल्व, तो ऑफ के साथ आईएनजी। एक और सेंटेंस के एज ए मॉडिफायर ये यूज़ होता है कि बीइंग अ डॉक्टर, कि ये अक्सर हमने सुना है बीइंग अ टीचर, बीइंग अ डॉक्टर, तो वहाँ पर भी हम आईएनजी फॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं। आई एडवाइज यू नॉट टू ट्रैवल दिस मच। इसी तरह से एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, कि जब हम वर्ब के साथ एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ करें तो वो भी आईएनजी फॉर्म होगी। जैसे आई डिसलाइक जर्नलिस्ट आस्किंग मी पर्सनल क्वेश्चंस,
टू आस्क मी नहीं बल्कि आस्किंग मी। एक और इसका यूज़ है एज एन एडजेक्टिव भी हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे डोंट गेट ऑफ द रनिंग बस, तो रनिंग मॉडिफाइज द नाउन बस, तो एज ए मॉडिफायर भी ये यूज़ होता है। ये सारे के सारे यूजेस यहाँ सिर्फ एग्जांपल्स के तौर पर बताए गए हैं कि अगर इनमें से कोई यूज़ ऑफ जेरेंड आपके सामने आए तो आप उसको इजीली डील कर सकें। इसी तरह जेरेंड को हम पार्टिसिपल क्लॉज के साथ भी यूज़ करते हैं, जैसे ही रैन आउट लाफिंग लाइक अ मैडमैन। और नेक्स्ट इसमें है जिस तरह पब्लिक वार्निंग्स होती हैं, नो स्मोकिंग, नो पार्किंग वगैरह वगैरह, तो ये सारे के सारे आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब उसको यूज़ करने के बताए गए हैं तरीके। लेट्स नाउ मूव टू इन्फिनेटिव। यहाँ जो हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं ये वो वर्ब्स हैं कि जिनके साथ हम टू इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव वर्ब लगाते हैं टू के साथ, जैसे अग्री टू, चूज़ टू, प्रॉमिस टू वगैरह वगैरह। ये सारी लिस्ट आप देख सकते हैं, और भी बहुत सारे वर्ड्स की लिस्ट है जो इस कैटेगरी में आते हैं, वो आपको ईजिली इंटरनेट से मिल सकते हैं। यहाँ कुछ सेंटेंसेस एग्जाम्पल के तौर पर दिए हैं, आप इसको देख लें कि वी डिसाइडेड टू स्टे एट अ होटल, वी डिसाइडेड टू स्टे। तो डिसाइडेड के साथ हम हमेशा, या डिसाइड जो वर्ब है उसके साथ हम हमेशा इन्फिनेटिव फॉर्म यूज़ करते हैं, टू स्टे। नेक्स्ट सेंटेंस इसमें है कि ही हैज़ प्लान टू विजिट, अब प्लान के साथ टू विजिट यानी इन्फिनेटिव आएगा। इसी तरीके से दे मैनेज टू रीच देयर डेस्टिनेशन, तो मैनेज टू रीच इन्फिनेटिव। यू प्रॉमिस टू गिव मी मनी, तो प्रॉमिस वो वर्ब है जिसके साथ हम इन्फिनेटिव, तो ये सारे वो वर्ब्स यहाँ यूज़ किए गए हैं जिनके साथ हम इन्फिनेटिव यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद टू यूज़ करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर इन्फिनेटिव के कुछ यूजेस बताए हैं, जैसे एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस कि टू लर्न अ लैंग्वेज इज़ ईजी, तो ये एज अ सब्जेक्ट यहाँ यूज़ हो रहा है इन्फिनेटिव। सेकंड में है कि विद एडजेक्टिव्स, कि हम एडजेक्टिव्स के साथ भी इन्फिनेटिव को यूज़ करते हैं, जैसे इट इज़ चीप टू लिव या इट वाज नाइस टू टॉक टू हिम। ठीक है, तो नाइस या चीप ये एडजेक्टिव्स के साथ यूज़ हुआ। एज अ सिंपल एक्शन कि आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, ये सिंपल एक्शन बताने के लिए यूज़ किया जा रहा है। In perfect tense, I'm glad to have submitted my report on time. To have submitted. Next is in simple passive कि there is a lot of work to be done. तो to be यहाँ ये passive के अंदर यूज़ हुआ है। In perfect passive, he reported to have been threatened by an officer. To have been perfect tense के अंदर ये यूज़ हुआ है perfect passive. In continuous tense क्या है कि you are lucky to be living. टू बी लिविंग इन दिस एरिया, तो कंटिन्यूस के अंदर इसको टू बी के साथ यूज़ किया। इन परफेक्ट कंटिन्यूस क्या हो जाएगा कि दैट मैन एट द बस स्टॉप सीम्स टू हैव बीन ड्रिंकिंग, टू हैव बीन ड्रिंकिंग। और लास्ट में है कि विद रिलेटिव प्रोनाउंस, जैसे हम वॉट, वैन, वेयर के साथ यूज़ करते हैं तो वो भी इन्फिनेटिव यूज़ होता है, जैसे आई डोंट नो व्हाट टू डू, वेयर टू गो एंड होम टू कॉल। क्लियर? तो जेरेंड और इन्फिनेटिव ये यहाँ तक आपको आई होप समझ आए होंगे। अगला जो इसमें पॉइंट है वो वर्ब्स हैं कि जिसके साथ हम जेरेंड भी यूज़ कर सकते हैं और इन्फिनेटिव भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों तकरीबन सिमिलर मीनिंग देते हैं। जैसे यहाँ जो वर्ब्स हैं ये आप देख सकते हैं कि इट स्टार्टेड टू रैन, तो टू रैन यानी इन्फिनेटिव भी ठीक है और इट स्टार्टेड रैनिंग ये भी ठीक है। इसी तरह सेकंड सेंटेंस है इसमें कि ही कंटिन्यूड टू वर्क विद अस या ही कंटिन्यूड वर्किंग विद अस, बोथ आर करेक्ट। आई प्रेफर टू रीड बुक्स इन माई फ्री टाइम, आई प्रेफर रीडिंग बुक्स इन माई फ्री टाइम, तो ये दोनों ही करेक्ट फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट इसमें जो एक लिस्ट दी गई है कुछ वर्ब्स की, ये इन्फिनेटिव भी यूज़ होते हैं और जेरेंड के साथ भी यूज़ होते हैं, लेकिन इसमें मीनिंग का डिफरेंस आ जाता है कि जब हम इसको जेरेंड के साथ यूज़ करें तो वो अलग मीनिंग देगा और जब इन्फिनेटिव के साथ यूज़ करें तो ये अलग मीनिंग देते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसमें वर्ड है फॉरगेट, इसका सेंटेंस है कि आई फॉरगॉट टू मीट हिम, इट मीन्स कि आई डिड नॉट मीट हिम बिकॉज आई फॉरगॉट टू डू सो, कि आप कोई काम करना भूल गए तो उसको सिंपली बताना है, तो आई फॉरगॉट टू मीट, आई फॉरगॉट टू डू या आई फॉरगॉट टू ब्रिंग समथिंग। लेकिन अगर ये आईएनजी के साथ आएगा यानी जेरेंड के साथ आएगा तो उसकी मीनिंग डिफरेंट हो जाएगी। इसको हम पढ़ लेते हैं कि आई फॉरगॉट मीटिंग हिम, उसका मतलब क्या होगा कि आई डोंट हैव द मेमोरी ऑफ मीटिंग हिम बिफोर, कि मुझे याद नहीं कि मैं उससे मिला था या नहीं मिला था। तो जब ये सेंस देना हो कि आपको कोई चीज़ जहन में नहीं रही है या उसकी मेमोरी नहीं है तो आप उसको आईएनजी के साथ लगाएंगे फॉरगेट के साथ। नेक्स्ट इसमें वर्ड है क्विट। अब क्विट में जो पहला सेंटेंस है कि शी क्विट टू वर्क हेयर, शी क्विट टू वर्क हेयर का मतलब कि उसने अपनी कोई और जॉब छोड़ी और उसने फिर यहाँ काम करना शुरू किया, यानी शी क्विट अनदर जॉब इन ऑर्डर टू वर्क हेयर। और दूसरा सेंटेंस क्विट का है कि शी क्विट वर्किंग हेयर, इट मीन्स कि शी डजंट वर्क हेयर एनी मोर, क्या उसने यहाँ काम करना छोड़ दिया है। आई होप दोनों का डिफरेंस क्लियर है। अगला इसमें वर्ड है रिग्रेट। तो रिग्रेट का फर्स्ट सेंटेंस है कि आई रिग्रेट टू टेल यू दैट वी कांट हायर यू। अच्छा, यहाँ सिंपल इसकी मीनिंग हो जाती है आई एम सॉरी दैट आई एम गिविंग यू बैड न्यूज़,
जिस किसी से हम माजरत के अंदाज से बात करते हैं। सेकंड जो इसका सेंटेंस है, आई रिग्रेट टेलिंग हिम दैट वी कुडंट हायर हिम। इसका मतलब क्या है कि आई फील सॉरी आई शुडंट हैव टोल्ड हिम, कि मुझे उसको ऐसे नहीं कहना चाहिए था। तो आप पास्ट की किसी चीज़ पर जब अफसोस करते हैं तो हम उसको रिग्रेट के साथ आईएनजी लगाते हैं, और सिंपल प्रेजेंट के अंदर हम बात कर रहे हों, सिंपल सॉरी को एक्सप्रेस करते हों, तो हम वहाँ पर रिग्रेट के साथ टू लगाते हैं। नेक्स्ट इसमें वर्ड है रिमेंबर। तो सेंटेंस है इसमें कि प्लीज़ रिमेंबर टू लॉक द डोर। अब टू लॉक द डोर के याद रखिएगा दरवाजे को बंद करना है, तो डोंट फॉरगेट टू लॉक द डोर। और सेकंड सेंटेंस है आई रिमेंबर लॉकिंग द डोर। इट मीन्स कि आई हैव द मेमोरी ऑफ लॉकिंग द डोर, कि मुझे याद है कि मैंने दरवाज़ा लॉक कर दिया था। तो पास्ट के किसी एक्शन को जब आप एज ए मेमोरी रिकॉल करते हैं तो वहाँ पर आईएनजी लगाएंगे, और प्रेजेंट में आप जब सिंपल बात करेंगे तो वो टू के साथ आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है इसमें स्टॉप। इसका सेंटेंस है कि आई स्टॉप्ड टू कॉल हिम। इट मीन्स कि आई इंटरप्टेड अनदर एक्शन इन ऑर्डर टू कॉल हिम, यानी मैं कोई और काम कर रहा था, मैंने उसको रोका और फिर मैंने उसे कॉल किया। यूँ समझ लें जैसे आप कहीं रास्ते में जा रहे हों, आप रास्ते में रुकें और कॉल करें, तो आई स्टॉप टू कॉल यू या कॉल हिम। और दूसरा जो इसका सेंटेंस है वो है आई स्टॉप्ड कॉलिंग हिम। इट मीन्स आई स्टॉप्ड दिस एक्टिविटी, मे बी वी हैड अ फाइट, कि हो सकता है कि हमारी फ़ाइट हो गई हो, कोई नाराज़गी हो गई, तो जिसकी वजह से मैंने उसे कॉल करना छोड़ दिया है। आई होप कि इनका डिफरेंस आपको क्लियर है। ये चंद वर्ड्स हैं कि जिसमें आईएनजी के साथ जब आप यूज़ करें तो डिफरेंट मीनिंग है, और इन्फिनेटिव के साथ यूज़ करें तो डिफरेंट मीनिंग होती है। अब आ जाएँ अगला जो इसमें टॉपिक है, बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव बेसिकली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही कहते हैं जो बगैर टू के इस्तेमाल की जाती है। अब ये कहता है कि बेयर इन्फिनेटिव इज़ यूज्ड आफ्टर द ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज का मतलब जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जैसा कि डू, डेड, या फिर जो हमारे मॉडल वर्ब्स होते हैं जैसे शेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, हैड बेटर, नीड या डेयर, ये भी एज ए मॉडल वर्ब आते हैं बाज़ दफ़ा। तो इनके साथ हम जब वर्ब फॉर्म यूज़ करेंगे तो वो बेयर इन्फिनेटिव होगी, यानी विदाउट टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म। जैसे यहाँ सेंटेंस में आप देख सकते हैं आई शल इनवाइट दैम, तो शल मॉडल वर्ब है तो लिहाजा हम इसको वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे लेकिन विदाउट टू। इसी तरह वी मस्ट गो नाउ, बहुत सी तो कॉमन सेंटेंसेस आपको ऑलरेडी पता होंगे कि विल, शैल, कुड, वुड, शुड के साथ हम बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म यूज़ करते हैं। इसी तरह यू नीड नॉट गो, अच्छा यहाँ नीड जो है एज ए मॉडल वर्ब आ रहा है तो लिहाजा बेयर इन्फिनेटिव के साथ। एक और सेंटेंस है कि हाउ डेयर यू कॉल मी अ लायर, तो यहाँ डेयर एज ए मॉडल वर्ब है तो लिहाजा बेयर इन्फिनेटिव के साथ। और हैड बेटर भी इन्हीं कैटेगरीज में आता है तो लिहाजा यहाँ भी हम इसको बेयर इन्फिनेटिव के साथ यूज़ करते हैं कि वी हैड बेटर स्टे हेयर। इसी में कुछ और वर्ब्स यहाँ दिए गए हैं जिसके साथ हम बेयर इन्फिनेटिव लगाते हैं, जैसे कि बिड, वॉच, सी, लेट, मैक, हेल्प या हियर। इनकी कुछ कंडीशंस हैं थोड़ी थोड़ी सी, उसको हम देख लेंगे आगे। तो इसमें सेंटेंस है कि आई बैड हिम कम, आई बैड हिम टू कम नहीं होता, तो बिड की जो सेकंड फॉर्म है वो बैड है, लिहाजा हम इसके साथ भी बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म यूज़ करते हैं, यानी आई बैड हिम टू कम अगर होगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा। लेट के साथ वेरी कॉमनली आपको पता है कि हम हमेशा बेयर इन्फिनेटिव लगाते हैं कि लेट हिम गो, लेट हिम टू गो नहीं होगा। वी हर्ड हर सिंग, अच्छा वी हर्ड हर टू सिंग ये भी रॉन्ग हो जाएगा, तो वी हर्ड हर सिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है आई वॉच्ड दैम प्ले, आई वॉच दैम टू प्ले रॉन्ग हो जाएगा, आई वॉच दैम प्ले। आई सॉ हिम प्लेइंग, अच्छा यहाँ दो कंडीशंस हैं, एक जगह हम आईएनजी फॉर्म लगा रहे हैं और एक जगह दूसरा सेंटेंस जो है आई सॉ हिम पिक माई पेन, इसमें बेयर इन्फिनेटिव लगा रहे हैं। अब इनका डिफरेंस क्या है? पहला जो सेंटेंस है यहाँ पर कि आई सॉ हिम प्लेइंग, इट मीन्स कि आई सॉ द एक्शन इन द मिडल, यानी प्लेइंग का जो एक्शन था आपने दरमियान में कहीं देखा और आप आगे गुजर गए। तो जब आप अपने एक्शन को बिगिनिंग टू एंड ना देखा हो तो उसमें हम लगाते हैं आईएनजी कि आई सॉ हिम प्लेइंग, आई सॉ हिम सिंगिंग, आई हर्ड हिम सिंगिंग फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने उसको गाते हुए सुना। मुकम्मल बिगिनिंग टू एंड आपने उस एक्शन को नहीं देखा तो आप उसको आईएनजी लगाएंगे, लेकिन ऐसा एक्शन जो आमतौर पर शॉर्ट एक्शंस होते हैं जो आपने बिगिनिंग टू एंड देखे हों तो उसको हम बेयर इन्फिनेटिव के साथ एक्सप्रेस करते हैं। जैसे आई सॉ हिम पिक माई पेन, कि मैंने उसे पेन उठाते हुए देखा है। अब पेन उठाने का जो एक्शन है शॉर्ट सा होता है जिसको आप बिगिनिंग टू एंड देख सकते हैं, तो लिहाजा उसको हम फिर बेयर इन्फिनेटिव के साथ यूज़ करेंगे कि आई सॉ द कंप्लीट एक्शन। जैसे मैं कहूँ कि आई सॉ हिम फॉल ऑफ द बाइक या आई सॉ हिम फॉलिंग ऑफ द बाइक। अब बाइक से गिरने का जो एक्शन है वो एक शॉर्ट एक्शन है, बिगिनिंग टू एंड देखा जा सकता है ईजिली, तो लिहाजा आई सॉ हिम फॉल ऑफ द बाइक। नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है वो है द इन्फिनेटिव इज़ यूज्ड विदाउट टू आफ्टर वुड रादर या बेटर।
ये बेयर इन्फिनेटिव का ही टॉपिक चल रहा है, तो इसमें हम अगर वुड रादर यूज़ करेंगे, वुड रादर के साथ जब हमने वर्ब लगाना होता है तो वो बेयर इन्फिनेटिव होगा, और बेटर का वर्ड जब आता है सेंटेंस में और उसके साथ कोई वर्ब लगाना हो तो वहाँ भी हम बेयर इन्फिनेटिव प्रेफर करते हैं। जैसे बेटर डाई विद ऑनर देन लिव विद शेम। अब बेटर टू डाई नहीं, बेटर डाई, क्योंकि डाई बेयर इन्फिनेटिव है तो आगे का वर्ब भी उसके साथ ही मैच करता हुआ लगाया जाएगा। नेक्स्ट इसमें है कि आई वुड रादर गो बाय बस। आई वुड रादर टू गो नहीं होगा, आई वुड रादर गो, जैसा कि यहाँ बताया कि वुड रादर के साथ हम बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है कि आफ्टर सम प्रपोजिशंस लाइक एक्सेप्ट, बट, सेव या देन, अगर हमारे पास कोई प्रपोजिशन हो यहाँ जैसे बताया है तो इनके साथ भी हमने यूज़ जो करना है वो बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म को यूज़ करना है। अच्छा, सेव जो वर्ड है इसकी मीनिंग भी एक्सेप्ट के सेंस में आती है। यहाँ सेव की एक मीनिंग तो वही है जो हम बचाना या हिफाजत करना, लेकिन सेव की यहाँ जो मीनिंग है वो एक्सेप्ट के सेंस में है, सिवाय। जैसे सेंटेंसेस हैं, शी कैन डू एवरीथिंग बट कुक, तो बट कुकिंग या बट टू कुक नहीं होगा, बल्कि ये डू के साथ मैच करता हुआ बेयर इन्फिनेटिव के साथ यूज़ होगा। एक और सेंटेंस है कि यू डू नथिंग एक्सेप्ट क्राई, एक्सेप्ट क्राइंग नहीं होगा। वजह क्या है कि डू के साथ हमने इसको मैच करना है तो बेयर इन्फिनेटिव दोनों जगह आ जाएगा, और एक्सेप्ट प्रपोजिशन है इसलिए भी यहाँ इसको हम बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है कि ही वुड रादर डाई दैन सरेंडर, तो डाई वुड रादर के साथ आना है ज़ाहिर है, और जब हम कंपैरिजन में ले रहे हैं तो सेम फॉर्म को हम यूज़ करते हैं, तो सरेंडर भी बेयर इन्फिनेटिव आएगा जिस तरह डाई है। क्लियर। आगे इसमें एक स्पेशल केस है और वो कहलाता है सब्जंक्टिव। सब्जंक्टिव मूड बेसिकली इसको कहा जाता है। सब्जंक्टिव मूड फॉर्मल ग्रामर के अंदर इसको बहुत एम्फसाइज़ किया जाता है। हम इसको वो जो फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट है उसी के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि टेस्ट में इस तरह की चीज़ें आने के चांसेस होते हैं। तो सब्जंक्टिव मूड यूजेस स्पेशल वर्ब फॉर्म। अब स्पेशल वर्ब फॉर्म क्या है? बेस फॉर्म। बेस फॉर्म का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसमें कोई भी इजाफा ना किया जाए, एस या ई एस का इजाफा ना किया जाए। चैनल पर एक टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसमें जो रूल बताया गया है वो क्या था कि हम ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम के साथ जब वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं तो उसमें एस या ई एस का इजाफा करते हैं। वो जो रूल था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वो यहाँ आकर थोड़ा सा वायलेट होता है। सब्जेक्टिव मूड के अंदर हम तमाम ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर प्लूरल कोई भी नाउन होते हैं उसके साथ हम वर्ब की बेस फॉर्म यूज़ करते हैं, यानी सिंपल फॉर्म यूज़ करते हैं बग़ैर एस या ई एस के। क्यों यूज़ करते हैं आगे इसने थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन किया है, और वो ये है कि बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड इन दैट क्लॉज, कि दैट क्लॉज यूज़ होगा सेंटेंस के अंदर, और कुछ स्पेशल वर्ब्स अगर यूज़ होंगे सिर्फ उन केसेस में हम ऐसा करेंगे, तमाम केसेस में नहीं होगा। दैट क्लॉज के साथ अगर सजेस्ट, रिकमेंड, इंसिस्ट, वाइटल, एसेंशियल, इम्पॉर्टेंट या इम्पेरेटिव इस तरह के वर्ड्स आएँ और दैट क्लॉज सेंटेंस में यूज़ हो तो हमारी जो वर्ड फॉर्म होगी वो बेस फॉर्म हम यूज़ करेंगे। इसकी एग्जांपल्स आप देखें तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। सेंटेंस है कि इट इज़ एसेंशियल। अब एसेंशियल का वर्ड आ गया है, दैट, दैट भी यहाँ यूज़ हो गया है, तो एसेंशियल इस लिस्ट में से है और दैट क्लॉज भी यहाँ यूज़ हुआ है। इट इज़ एसेंशियल दैट एवरी चाइल्ड हैव। अच्छा, रूल हमने जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा है वो क्या है कि एवरी चाइल्ड सिंगुलर एंटिटी है, लिहाजा हम उसमें हैज़ लगाते हैं, लेकिन यहाँ चूँकि सब्जेक्टिव मूड में हम बात कर रहे हैं तो लिहाजा यहाँ बेस फॉर्म ही आनी है। सो इट इज़ एसेंशियल दैट एवरी चाइल्ड हैव द सेम एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। एक और सेंटेंस है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब ये इम्पॉर्टेंट भी इस लिस्ट में शामिल है और आगे दैट क्लॉज भी आ रहा है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एलन बी हियर व्हेन वी साइन द पेपर्स। अब यहाँ बी जो है ये बेस फॉर्म है किसकी? इज़, एम, आर या वॉज वर की। तो जैसा कि हम ऊपर रूल पढ़ चुके हैं सब्जेक्टिव में कि हम इसमें बेस फॉर्म यूज़ करते हैं, तो बेस फॉर्म का मतलब जो बिल्कुल इनिशियल वर्ब फॉर्म होती है वो, बगैर किसी इजाफे के। नेक्स्ट सेंटेंस है द जज रिकमेंडेड। अब रिकमेंड वही वर्ड है जो यहाँ लिस्ट दी गई है उनमें से है और दैट क्लॉज भी यूज़ हुआ है। सो द जज रिकमेंडेड दैट साइमन रिमेन इन प्रिजन फॉर लाइफ। अच्छा, साइमन सिंगुलर नेम है और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल के मुताबिक सिंगुलर नेम में हम एस ई एस का इजाफा करते हैं, लेकिन चूंकि ये सब्जेक्टिव मूड है यहाँ और दूसरा इन वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है, दैट क्लॉज इस्तेमाल हुआ है, तो लिहाजा यहाँ पर हम बग़ैर किसी इजाफे के बेस फॉर्म यूज़ करेंगे, रिमेन। क्लियर। थोड़ा सा डिफरेंट रूल है, इसको आपने इसी अंदाज से समझना होगा। कुछ इसकी ये पैरामीटर्स बताए हैं, इनको फॉलो करते हुए आपने अगर टेस्ट में इस तरह का कोई पॉइंट आ जाता है तो ये रूल आपने इग्नोर नहीं करना। इसी से रिलेटेड एक दो एमसीक्यूज़ भी शामिल हैं, उससे आपको और चीज़ क्लियर हो जाएगी। बेयर इन्फिनेटिव के अंदर कुछ और यहाँ पॉइंट्स दिए गए हैं कि सम फिक्स्ड फ्रेजेस इन सब्जेक्टिव मूड। अच्छा, ये सब्जेक्टिव मूड के कुछ फिक्स्ड फ्रेजेस हैं जो आमतौर पर यूज़ होते हैं इंग्लिश के अंदर, जैसे गॉड सेव द क्वीन।
तो सेव्स नहीं आएगा, सेव आएगा क्योंकि सब्जेक्टिव केस है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेसेस यू नहीं है, ब्लेस यू है। इसी तरह लॉन्ग लिव द किंग, हेवन फॉरबिड, वगैरह वगैरह, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। सब्जेक्टिव मूड को मॉडर्न इंग्लिश में, खासतौर पे ब्रिटिश इंग्लिश में मॉडिफाई किया गया है और उसमें उसको शुड का इजाफा करके चेंज किया है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। तो उसकी कंडीशन अब क्या हो जाएगी, जो ऊपर हमने सेंटेंसेस लिखे थे उन्हीं को हमने शुड के साथ यूज़ किया है। तो अब ये इस तरह भी पढ़े जा सकते हैं कि इट इज़ एसेंशियल दैट एवरी चाइल्ड, वहाँ था हैव, यहाँ लगा दिया गया है शुड हैव, तो ये भी ठीक है। सो इट इज़ एसेंशियल दैट एवरी चाइल्ड शुड हैव द सेम एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। एक और सेंटेंस है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एलन शुड बी हेयर, तो खाली बी ऊपर लगा हुआ था फॉर्मल केस के अंदर और नीचे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके शुड बी कर दिया गया है। एक और सेंटेंस है द जज रिकमेंडेड दैट साइमन, ऊपर था साइमन रिमेन इन प्रिजन, यहाँ उसको कर दिया गया है साइमन शुड रिमेन इन प्रिजन फॉर लाइफ। सब्जेक्टिव मूड में बेस फॉर्म के साथ भी सही है, शुड के साथ भी सही है। तो आप ये सोचकर थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि अगर टेस्ट में दोनों चॉइसेस आ जाएं तब हम क्या करें। तो एक चीज़ ध्यान में रख लें कि दो करेक्ट चॉइसेस सेपरेट ऑप्शंस के तौर पर कभी भी टेस्ट में नहीं आती। वजह उसकी ये है कि अगर दोनों चॉइसेस ही सही हों तो आधे बच्चे चॉइस ए लेंगे, आधे जो है वो चॉइस बी लेंगे, तो दोनों को किस तरह जस्टिफाई किया जा सकता है मार्किंग के हवाले से। तो लिहाजा एग्जामिनर कभी भी दो करेक्ट चॉइसेस एक साथ नहीं देता। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि दो करेक्ट चॉइसेस हों तो फिर तीसरा ऑप्शन क्रिएट करना पड़ेगा कि बोथ ए एंड बी या बोथ बी एंड सी। क्लियर? तो ये चीज़ें ध्यान में रख लें, लेकिन आपको दोनों रूल समझने कि हो सकता है कोई एक आ जाए, तो इसलिए आपको पता होना ज़रूरी है। तो ये थे इन्फिनेटिव, जेरंड और बेयर इन्फिनेटिव के यूजेस। अब यहाँ इसकी एक्सरसाइजेज हैं, एमसीक्यूज़ हैं, इनको हम देख लेते हैं। पहला इसमें जो एमसीक्यू है कि आई सॉ अ मैन डैश द डोर, डैश द रूम एंड डैश विद अ बैग। तो आई सॉ अ मैन अनलॉकिंग द डोर, एंटरिंग द रूम एंड लीविंग विद अ बैग। अच्छा, हम ऊपर रूल पढ़ चुके हैं, जब हम आईएनजी फॉर्म लगाएं सॉ के बाद या हेयर के बाद तो हम उससे मुराद ये लेते हैं कि हमने वो एक्शन इन द मिडिल देखा, कंप्लीट एक्शन नहीं देखा बिगिनिंग टू एंड। जबकि यहाँ जो एक ड्रामेटिक सिचुएशन है वो ऐसी है कि आपके सामने सब कुछ हुआ है, बिगिनिंग टू एंड सारा एक्शन आपने देखा है, तो लिहाजा आईएनजी का सेंस यहाँ नहीं है मुनासिब। सेकंड को देखते हैं ऑप्शन को कि आई सॉ अ मैन अनलॉक द डोर, एंटर द रूम एंड लीव विद अ बैग। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। वजह क्या है कि यू सॉ अ मैन अनलॉक द डोर, उसने आपके सामने दरवाज़ा खोला, आपके सामने वो कमरे में दाखिल हुआ और आपके सामने ही बैग लेकर वहाँ से रवाना हो गया। तो ये ऑप्शन इसलिए सही है कि फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड आपने उस एक्शन को देखा है, तो बाकी की चॉइसेस यहाँ पर देखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ वाइटल। अच्छा, सब्जेक्टिव को जहन में रखें, वाइटल वर्ड उसमें से शामिल है और प्लस दैट क्लॉज भी यहाँ मौजूद है, तो सब्जेक्टिव वाला रूल यहाँ हम अप्लाई करेंगे। इट इज़ वाइटल दैट एलन डैश द डॉक्टर बिफोर इट्स टू लेट। सब्जेक्टिव मूड का मतलब क्या होता है कि हम उसमें बेस फॉर्म लेते हैं बगैर किसी इजाफे के। यहाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो कॉमन रूल है वो अप्लाई नहीं होता, तो लिहाजा इट इज़ वाइटल दैट एलन टू सी, तो हम इन्फिनेटिव तो लेते नहीं हैं। सीइंग जेरंड भी नहीं लेते सब्जेक्टिव में। सीज क्या हम एस फॉर्म लेंगे, जबकि हमने रूल पढ़ा था कि हम बेस फॉर्म लेंगे। बेस फॉर्म का मतलब जिसमें कोई इजाफा ना हो, तो लिहाजा बेस फॉर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी है। सो इट इज़ वाइटल दैट एलन सी द डॉक्टर बिफोर इट्स टू लेट। क्लियर? थर्ड है कि आई ट्राइड डैश केयरफुल डैश हिज फीलिंग्स। सो आई ट्राइड बीइंग केयरफुल नॉट हर्टिंग हिज फीलिंग्स, ये ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी देखें, आई ट्राइड टू बी केयरफुल नॉट टू हर्ट। तो ट्राई उन वर्ड्स में से है कि जिसके साथ हम टू इन्फिनेटिव लगाते हैं, सो लिहाजा बी इज़ अ करेक्ट चॉइस, बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट नंबर 4 है रिमेंबर। अच्छा, रिमेंबर उन वर्ब्स में से है कि जो अपने साथ इन्फिनेटिव भी यूज़ करते हैं और जेरंड भी। तो हम यहाँ सेंटेंस से पहचानेंगे कि यहाँ क्या आना चाहिए। सो रिमेंबर डैश ऑफ द वॉशिंग मशीन बिफोर यू लीव। अब यहाँ हम बेसिकली किसी को एडवाइस कर रहे हैं कि जाने से पहले वॉशिंग मशीन को स्विच ऑफ करके जाइएगा। इट मीन्स पास्ट की कोई बात नहीं है। जब पास्ट की बात नहीं है तो जेरंड इसमें हम नहीं लगाएंगे। सो सेकंड है कि रिमेंबर टू हैव स्विच्ड। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट का भी कोई जिक्र नहीं है कि एक्शन परफॉर्म तो अभी नहीं हुआ। सी चॉइस देखें, रिमेंबर हैविंग स्विच्ड, तो हैविंग स्विच्ड कोई परफेक्ट की बात अगेन यहाँ नहीं है। अच्छा, रिमेंबर स्विच खाली बेयर इन्फिनेटिव हम इसमें नहीं लगाते।
तो जो लास्ट ऑप्शन है वो बेसिकली इसमें आएगा। रिमेंबर टू स्विच ऑफ द वॉशिंग मशीन बिफोर यू लीव, तो ई इज़ द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट नंबर 5 है इसमें कि यू मस्ट क्विकली लर्न हाउ। अच्छा, ऊपर हम रूल पढ़ चुके हैं इन्फिनेटिव वाले में कि जब हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो हम हमेशा इन्फिनेटिव यानी कि टू के साथ वर्ड को यूज़ करेंगे। सो यू मस्ट क्विकली लर्न हाउ टू डील विथ सच कस्टमर्स, तो हाउ टू डील। क्लियर। नंबर 6 MCQ है इसका, आई वुड रादर। अच्छा, वुड रादर का रूल हम पढ़ चुके हैं कि हम बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं, तो डायरेक्टली हम बेयर इन्फिनेटिव के चॉइस पर अगर जाते हैं और कंपैरिजन भी आ रहा है देन के साथ, तो लिहाजा दोनों तरफ बेयर इन्फिनेटिव होनी चाहिए। सो इट मीन्स बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट चॉइस। आई वुड रादर स्टे एट होम देन अटेंड द पार्टी। क्लियर। नंबर 7 है द बॉय टोल्ड हिज टीचर अ लाई टू अवॉइड। अच्छा, अवॉइड उन वर्ब्स में से है जो जेरेंड अपने साथ लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, द बॉय टोल्ड हिज टीचर अ लाई टू अवॉइड बी पनिश्ड, तो ये गलत है, बेयर इन्फिनेटिव का कोई इसमें इस्तेमाल नहीं। टू बी ये भी गलत है क्योंकि अवॉइड के साथ हम इन्फिनेटिव नहीं लेते। अवॉइड बीइंग पनिश्ड, यस दिस इज़ द करेक्ट चॉइस। वजह क्या है कि ये पैसिव वॉइस में है, तो लिहाजा बीइंग के साथ पनिश्ड आएगा। अच्छा, डी ऑप्शन में यहाँ हमें जेरेंड नज़र आ रहा है, लेकिन इस सेंटेंस की जो नेचर है वो पैसिव वॉइस की है। अवॉइड बीइंग पनिश्ड, कि उसे पनिश ना हो जाए, तो लिहाजा दिस इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट, और इन्फिनेटिव ये वैसे भी नहीं है। क्लियर। नंबर 8 है द एक्टर इज़ बिलीव्ड डैश द टीवी ड्रामा बिकॉज ऑफ एन इलनेस। अच्छा जी, द एक्टर इज़ बिलीव टू हैव लेफ्ट, बिलीव्ड लीविंग, बिलीव टू बी लेफ्ट, बिलीव लीव या बिलीव लेफ्ट, तो लेफ्ट हम इसका तो कोई काम ही नहीं है पास्ट टेंस का। ठीक है। अच्छा, क्या बेयर इन्फिनेटिव आना है, तो बिलीव उन वर्ब्स में से नहीं है कि जिसके साथ हम बेयर इन्फिनेटिव लगाते हैं, तो लिहाजा ये भी नहीं है। बिलीव टू बी लेफ्ट। अच्छा, यहाँ ज़ाहिर जो सेंटेंस से हो रहा है वो ये है कि ये परफेक्ट टेंस के अंदर बात की जा रही है कि जो काम हो चुका है उसकी बात हो रही है, तो लिहाजा टू बी का यहाँ कोई काम नहीं। जेरेंड भी यहाँ यूज़ नहीं होगी क्योंकि बिलीव वो वर्ब नहीं है जिसके साथ हम जेरेंड लगाते हैं, तो ओनली चॉइस इज़ टू हैव, यानी कि ए। द एक्टर इज़ बिलीव टू हैव लेफ्ट द टीवी ड्रामा बिकॉज ऑफ एन इलनेस। नेक्स्ट नंबर 9 है इन द कोर्ट ही डिनाइड। अच्छा, डिनाई उन वर्ब्स में से है जो जेरेंड के साथ यूज़ होते हैं। सो ही डिनाइड, तो टू कमिट नहीं हो सकता, कमिटिंग द क्राइम। अच्छा, अब यहाँ ये देखना होगा कि ये परफेक्ट टेंस में बात हो रही है या सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है। सो ही डिनाइड कमिटिंग द क्राइम। अच्छा, डिनाई कर रहा है, कमिट हो चुका है क्राइम, यानी कोई चीज़ ऐसी है जो हो चुकी है या नहीं हो चुकी है उसके हवाले से बात हो रही है, तो लिहाजा परफेक्ट टेंस यहाँ यूज़ होगा। सो ही डिनाइड हैविंग कमिटेड। ठीक है। सो ही डिनाइड हैविंग कमिटेड द क्राइम एंड रिफ्यूज़ टू अपोलोजाइज, और रिफ्यूज़ जो है वो इन्फिनेटिव के साथ यूज़ होता है। सो चॉइस ई इज़ द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट एंड द लास्ट MCQ इज़ आई डिडेंट हैव सेल फोन टू कॉन्टेक्ट यू, सो आई कुड डू नथिंग बट। अच्छा, हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि वुड कुड शुड जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं उसके साथ हमने क्या लेना होता है, बेयर इन्फिनेटिव। सो लिहाजा बेयर इन्फिनेटिव सी में भी है, डी में भी है, ई में भी है, लेकिन बट जो हमारा प्रपोजिशन है इसके बाद भी हम बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं, तो अब इसका मतलब ये है कि दोनों ब्लैंक्स में हमें बेयर इन्फिनेटिव चाहिए, तो ओनली चॉइस दैट कंटेन्स बेयर इन्फिनेटिव वो है डी। ठीक है। सो आई डिडंट हैव सेल फोन टू कॉन्टेक्ट यू, सो आई कुड डू नथिंग बट वेट। तो ये थे इसके MCQs। आई होप कि समझ आया होगा ये टॉपिक, और इसमें जो जो वेरिएशंस हैं वो भी आपको क्लियर हुई होंगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।